नाज़रीन, दुनिया के पहले फ़लसफ़ी को सुकरात के नाम से याद रखा जाता है। क्या आप जानते हैं, सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। सुकरात की माँ दाया थी जबकि बाप मुजस्मा साज था। सुकरात कभी पैसा कमाने के बारे में संजीदा नहीं था। उसकी बीवी हर वक्त लड़ती रहती थी। सुकरात ने उसका कभी बुरा नहीं मनाया। सुकरात के खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शागिर्द केटो लिखता है, एक रोज़ मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था। उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात के होठों पर मुस्कुराहट थी। जब उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी से भरा हुआ मटका लाकर सारा पानी सुकरात पर अंडेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, केटो, मुझे मालूम था बादल गरज रहे हैं, बारिश होगी। एक बार अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उसे कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा, आप ये बात सुनाने से पहले 3 की कसौटी पर रखो, उसका तज्जिया करो और उसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए। अफलातून ने अर्ज़ किया, या उस्ताद, 3 की कसौटी क्या है? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो बात बताने लगे हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा? अफलातून खामोशी के साथ सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, अब हम दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने ज़रा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी, ये बताओ वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो ये मेरे लिए फ़ायदामंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज़ किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज़ आपके लिए फ़ायदामंद नहीं। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदामंद नहीं फिर उसे बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ़ पर घूमता रहता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सुकरात का ज़्यादा वक्त एथेंस के बागात और मबदों के दादान में अपने शागिर्दों से बातें करते गुजरता। आज से 2500 साल पहले का अजीबो गरीब फ़लसफ़ी अपनी तरफ से कोई फ़लसफ़ा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मज़मून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था, उसका अपना कोई फ़लसफ़ा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने की बजाय उनसे पूछता ज़्यादा था। उसके सवाल ही उसका फ़लसफ़ा था। सारी ज़िंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उससे कहा कि डेल्फी के मोबद में एक आवाज़ सुनी गई है कि सुकरात एथेंस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूँ कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ एक करारदाद चस्पा की गई है जिस पर लिखा गया था, सुकरात ने जुराइम का इर्तिकाब किया है। उसका पहला जुर्म ये है कि वो उन देवताओं की प्रस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूछता है, उसकी बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता ले आया है। दूसरा जुर्म उसका ये है, वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सज़ा मौत है। इस इल्ज़ाम आराई के पीछे सबसे बड़ा मुहर्रिक अनीटस नामी एक चमड़ा फरोश था। उसको सुकरात के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़ था। बात दरअसल यूँ थी कि सुकरात ने उसके बेटे को मशवरा दिया था कि वो खालों और चमड़े का काम छोड़कर फ़लसफ़े से नाता जोड़े। अनीटस का इसरार था कि उसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सज़ा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म एक दूसरे के सामने आ गए।
فتح چمڑے کو حاصل ہوئی، سقراط کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر مقدمہ شروع ہو گیا۔ سقراط چاہتا تو موت کی سزا سے بچ سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایتھنز کے قانون میں تھا کہ کوئی بھی موت کی سزا پانے والا شخص جلا وطنی کو متبادل سزا کے طور پر چن سکتا تھا۔ گویا جس شخص کو موت کی سزا ملتی تھی اس کو یہ اختیار بھی مل جاتا تھا کہ وہ اپنی ریاست سے باہر چلا جائے اور یوں موت کی سزا سے بچ جائے۔ سقراط یہ اختیار کر سکتا تھا، مگر وہ اس طرح بچ نکلنے پر تیار نہیں تھا۔ جب اس کو موت کی سزا دی گئی، اس کے شاگرد جیل کی کوٹھڑی میں اسے ملنے آئے تو ایک شاگرد نے کہا، افسوس ہمارے استاد کو بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایسے موقع پر سقراط کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، تو تم کیا چاہتے تھے کہ میں گناہ کرنے کے بعد مارا جاؤں؟ مرنے سے چند لمحے پہلے سقراط کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا، آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ سقراط نے جواب دیا، اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاؤں تو جہاں جی چاہے دفن کر دینا۔ سقراط نے ہنستے ہوئے اپنے روتے ہوئے شاگردوں کے سامنے زہر کا پیالہ پی لیا، اور یوں دنیا کے ایک بڑے فلاسفر کی زندگی اختتام کو پہنچی۔